हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज ये रही हमारे चैनल की एक और नई Q&A वीडियो, जहां पर गाइज इस वीडियो के लिए भी आप में से कई सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जहां पर मैंने आपके सभी सवालों को पढ़कर आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवाल इस Q&A वीडियो के लिए पिक किए हैं। और गाइज अगर आपका सवाल इस Q&A वीडियो में नहीं आता तो गाइज आप नाराज ना हो, बल्कि आप अपना सवाल अगले Q&A वीडियो के लिए पूछ सकते हैं। और मैं Q&A वीडियो के सवाल हमारे हर संडे के Q&A के कम्युनिटी पोस्ट से लेता हूँ, जहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट नहीं की होगी तो गाइज आपको कम्युनिटी पोस्ट नहीं दिखाई देगी। इसलिए गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक चीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइज बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की। और गाइज हमारे इस वीक के Q&A वीडियो के लिए सबसे पहला सवाल पूछा है केनी ओमेगा ने। और मुझे पता नहीं था कि केनी ओमेगा जापानीज के साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने 3 सवाल पूछे हैं, जिनमें से पहला सवाल है कि मेरे हिसाब से WWE के बाहर का सबसे मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार कौन है। दूसरा है AEW का फर्स्ट एवर ट्रिपल क्राउन चैंपियन कौन बनेगा और किस मैच ने मुझे केनी ओमेगा का फैन बना दिया। तो गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि WWE के बाहर का सबसे मोस्ट फेमस रेसलर कोई और नहीं बल्कि AEW के डेमो गॉड क्रिस जेरिको है। और क्रिस जेरिको TNA कंपनी को छोड़कर उन सभी कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं जो कंपनी रेसलिंग इंडस्ट्री में एक्टिव है, जिस वजह से मुझे लगता है कि क्रिस जेरिको WWE के बाहर के सबसे मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। और गाइज दूसरे सवाल के बारे में बात करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि गाइज मुझे लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग के फर्स्ट एवर ट्रिपल क्राउन चैंपियन कोई और नहीं बल्कि एडम हैंगमैन पेज बन सकते हैं, क्योंकि गाइज एडम हैंगमैन पेज एक ऐसे रेसलर है जो कि ऑल एलीट रेसलिंग के तीनों ही चैंपियनशिप्स को आराम से जीत सकते हैं। और वो ऑल एलीट रेसलिंग के तीनों ही चैंपियनशिप्स को जीत कर एक बहुत ही बढ़िया रन दे सकते हैं। और जिन्हें किन्हें नहीं पता कि ट्रिपल क्राउन चैंपियन कौन होता है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज आप WWE में जैसे ग्रैंड स्लैम चैंपियन कहते हैं, वैसे ही WWE के बाहर रेसलिंग इंडस्ट्री में इसे सब लोग ट्रिपल क्राउन चैंपियन कहते हैं, जो कि किसी भी रेसलिंग प्रमोशन कंपनी के टॉप कार्ड, मिड कार्ड और टैग टीम चैंपियनशिप को भी जीतता है। और मुझे लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग में ऐसा करने वाला रेसलर कोई और नहीं बल्कि एडम हैंगमैन पेज होने वाले हैं। लेकिन गाइज फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं केनी ओमेगा का काजुचिका ओकाडा के साथ 60 मिनट आयरन मैन मैच देखकर केनी ओमेगा का फैन हो गया हूँ, क्योंकि गाइज मैंने नहीं सोचा था कि केनी ओमेगा इतने बढ़िया रेसलर है, लेकिन केनी ओमेगा का वो मैच देखकर मैं केनी ओमेगा का फैन हो गया। पर गाइज अगला सवाल जाके आइए पूछते हैं। और गाइज मैंने ये नाम ऐसा इसलिए प्रोनाउंस किया क्योंकि गाइज मुझे इस नाम में थोड़ा सा स्पेस देखने को मिला है, जिससे कि इस नाम का प्रोनाउंसिएशन यही होता है। लेकिन गाइज ये जानना चाहते हैं कि मेरी ओपिनियन में बेस्ट चैंपियन कौन है, जॉन मॉक्सली या फिर ड्रू मैकिंटायर। तो गाइज सच बताऊं तो मैंने ड्रू मैकिंटायर का पूरा चैंपियनशिप रन नहीं देखा, और मैंने सिर्फ इतना ही देखा है कि ड्रू मैकिंटायर की राइवलरीज किन किन के साथ हो चुकी है। और इसके अलावा मैंने ड्रू मैकिंटायर का कोई भी चैंपियनशिप मैच नहीं देखा, जिस वजह से मैं ड्रू मैकिंटायर को जज नहीं कर सकता। पर गाइज ये सब बातें मैंने जॉन मॉक्सली के बारे में देखी है, क्योंकि गाइज मैं ऑल एलीट रेसलिंग को फॉलो कर रहा हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर बेस्ट चैंपियन है या फिर जॉन मॉक्सली बेस्ट चैंपियन है। इसके ऊपर मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि गाइज मैंने सिर्फ जॉन मॉक्सली को फॉलो किया है और ड्रू मैकिंटायर को नहीं। पर गाइज अगला सवाल दिलजीत देओल पूछते हैं, और गाइज ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्रॉडी ली भी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की ओपन चैलेंज देंगे या नहीं। तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडी ली TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की ओपन चैलेंज नहीं देंगे, क्योंकि गाइज कोडी ने खुद से कहा था कि वो TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की ओपन चैलेंज देना चाहते हैं। पर गाइज ब्रॉडी ली ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो गाइज मुझे नहीं लगता कि ब्रॉडी ली TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की ओपन चैलेंज देने वाले हैं। पर गाइज क्या पता कि स्टोरी लाइन के हिसाब से ब्रॉडी ली को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप वीकली बेसिस पर भी डिफेंड करनी पड़ सकती है, जिसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडी ली TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की ओपन चैलेंज नहीं देंगे। पर गाइज अगला सवाल हुजूफा कतार पूछते हैं, और गाइज अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो मुझे माफ कर देना। लेकिन गाइज ये जानना चाहते हैं कि शॉन स्पियर्स को AEW में पुश कब मिलेगा, और शॉन स्पियर्स को AEW में पुश मिलने का कोई चांस है या नहीं। तो गाइज मुझे लगता है कि शॉन स्पियर्स को AEW में उतना तगड़ा और उतना लंबा पुश नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइज अब शॉन स्पियर्स की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। और गाइज मुझे नहीं लगता कि शॉन स्पियर्स और बहुत सारे सालों के लिए रेसल करने वाले हैं। इसलिए गाइज शॉन स्पियर्स को ऑल एलीट रेसलिंग में अगर पुश मिलेगा भी तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला है, जिस वजह से मुझे लगता है कि शॉन स्पियर्स को ऑल एलीट रेसलिंग में सिर्फ एक बार ही बड़ा पुश मिलने वाला है। लेकिन गाइज जब तक शॉन स्पियर्स को ऑल एलीट रेसलिंग में उतना बड़ा पुश नहीं मिला, जिससे गाइज मुझे लगता है कि जब तक शॉन स्पियर्स का ऑल एलीट रेसलिंग में कैरेक्टर बहुत ही अच्छा काम नहीं करता, तब तक तो शॉन स्पियर्स को ऑल एलीट रेसलिंग में पुश नहीं मिलने वाला। पर गाइज अगला सवाल तारस पोक्ता पूछते हैं, और गाइज ये जानना चाहते हैं कि द एलीट का थीम सॉन्ग किसने गाया है। तो गाइज ये आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है, लेकिन गाइज मुझे लगा कि आपको भी ये बात जाननी होगी, इसलिए गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज द एलीट का थीम सॉन्ग किसी और ने नहीं बल्कि यंग बक्स के फादर ने गाया है। और इस थीम सॉन्ग में यंग बक्स ने भी बैकग्राउंड वोकल्स दिए हैं। और जिन्हें किन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज यंग बक्स के फादर म्यूजिशियन है, इसलिए यंग बक्स के सभी थीम सॉन्ग उनके फादर ही तैयार करते हैं। लेकिन गाइज अगला सवाल हमारा फर्स्ट और रैपिड फायर क्वेश्चन है, और गाइज ये क्वेश्चन पूछते हैं रेसलिंग नेशन हिंदी। और मैंने ये रैपिड फायर इसलिए पिक किया है क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि ये रैपिड फायर सबसे टफ है। और यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, तो
तो मैं कहना चाहूंगा कि जॉन मॉक्सली, क्योंकि जॉन मॉक्सली का रेसलिंग करियर बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है, जितना कि ड्रू मैकिंटायर का नहीं था। और जॉनी गार्गानो वर्सेस ओकाडा, तो गाइज मैं यहाँ पर ओकाडा के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि ओकाडा की रेसलिंग स्टाइल जॉनी गार्गानो से बहुत ही बेहतरीन है। और गाइज ओकाडा का रेसलिंग करियर भी बहुत ही बेहतरीन रहा है। गाइज अगला है एजे स्टाइल्स वर्सेस विल ऑस्प्रे, तो गाइज यहाँ पर मैं एजे स्टाइल्स के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि गाइज आज विल ऑस्प्रे जो भी है वो एजे स्टाइल्स की वजह से है। और अगर एजे स्टाइल्स से रेसलिंग करने की यूनिक स्टाइल नहीं लाते तो गाइज आज विल ऑस्प्रे भी नहीं होते। गाइज अगला है रोमन रेंस वर्सेस ब्रायन केज, तो गाइज यहाँ पर मैं रोमन रेंस के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि गाइज माना कि रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी सारी चीजें आराम से अचीव कर ली है, लेकिन गाइज उनकी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी जितनी की वो आज है, जिसे बीट कर आज रोमन रेंस यहाँ पर है। इसलिए गाइज मैं रोमन रेंस के साथ जाना चाहूंगा। और मुझे एक बात बताओ कि किस किस को लगता है कि रोमन रेंस ने अपना हिल टर्न कर लिया है। सेथ रोलेंस वर्सेस केनी ओमेगा, तो गाइज यहाँ पर मुझे दोनों ही रेसलर्स पसंद है, लेकिन गाइज अगर मैं किसी एक के साथ जाना चाहूंगा तो गाइज वो सेथ रोलेंस नहीं बल्कि केनी ओमेगा होने वाले हैं, क्योंकि गाइज दोनों ही बहुत ही बढ़िया रेसलर्स होने के बावजूद भी रियल लाइफ में केनी ओमेगा सेथ रोलेंस से बहुत ही अच्छे इंसान है। रैंडी ऑर्टन वर्सेस एडम हैंगमैन पेज, तो गाइज यहाँ पर मैं रैंडी ऑर्टन के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि गाइज हमने रैंडी ऑर्टन की तरफ से आज तक रेसलिंग में ऐसी चीजें देखी है जो कि हमने एडम हैंगमैन पेज के साथ नहीं देखी। इसलिए इनर सर्कल वर्सेस अनडिस्प्यूटेड एरा, तो गाइज यहाँ पर मैं इनर सर्कल के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि गाइज अनडिस्प्यूटेड एरा बार बार वही होने वाली है। लेकिन गाइज आप इनर सर्कल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गाइज आपको नहीं पता कि इनर सर्कल कब क्या कर देगी। और गाइज फाइनल है शील्ड वर्सेस द एलीट, तो गाइज मैं डेफिनेटली शील्ड के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि गाइज शील्ड ने रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ साथ बहुत ही बढ़िया मोमेंट्स दिए हैं। इसलिए गाइज मैं शील्ड के साथ जाना चाहूंगा। और यही हमारा आज का पहला और आखिरी रैपिड फायर सवाल था। पर गाइज अगला सवाल सलीम मुस्तफा पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि AEW में मिड कार्ड चैंपियनशिप आएगी या नहीं, जैसे कि इनर कॉर्डिनेटल चैंपियनशिप या फिर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप या फिर जूनियर हेवीवेट चैंपियनशिप। तो गाइज मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि ऑल एलीट रेसलिंग के पास मिड कार्ड चैंपियनशिप है। और गाइज ये चैंपियनशिप कोई और नहीं बल्कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप है। और यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने बाकी प्रमोशन से थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है कि गाइज अगर WWE में इनर कॉर्डिनेटल चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है और न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जूनियर हेवीवेट चैंपियनशिप है, तो गाइज यहाँ पर इन दोनों ही कंपनियों से अलग होकर ऑल एलीट रेसलिंग ने अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप निकाली है और यही ऑल एलीट रेसलिंग की मिड कार्ड चैंपियनशिप है। गाइज अगला सवाल एजे खान जबीर पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा फॉर्मर NXT सुपरस्टार था जिसने ऑल एलीट रेसलिंग का शो स्पॉइल किया। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल एलीट रेसलिंग ने उस फॉर्मर NXT सुपरस्टार की आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, क्योंकि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग नहीं चाहती कि उसके बाद उस रेसलर के ऊपर हिट आ जाए। इसलिए गाइज मुझे भी नहीं पता कि वो कौन सा फॉर्मर NXT सुपरस्टार है जिसने ऑल एलीट रेसलिंग के स्पॉयलर्स लीक किए हैं। लेकिन गाइज ये बात तो कंफर्म है कि ऑल एलीट रेसलिंग ने उस फॉर्मर NXT सुपरस्टार को अपने शोज अटेंड करने से बैन कर दिया है। गाइज अगला सवाल संजोग लगुन पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि क्या आप कोडी अपनी एक फैक्शन बनाकर डार्क ऑर्डर से फाइट करेंगे या नहीं। तो गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि कोडी डेफिनेटली अपनी एक फैक्शन बनाकर डार्क ऑर्डर से फाइट करने वाले हैं। और गाइज पॉसिबली हमें उस फैक्शन में डस्टन रोड्स, क्यूटी मार्शल, ब्रैंडी रोड्स के साथ साथ कोडी के फ्रेंड मैट कार्डोना भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज पता नहीं कि कोडी अपनी फैक्शन कब बनाएंगे, पर गाइज कोडी अपनी फैक्शन बनाएंगे जरूर। लेकिन गाइज अगला सवाल विपुल सुबेदी पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग का फर्स्ट डबल टाइटल होल्डर कौन बन सकता है। तो गाइज शायद आपको ये नाम शॉक कर देगा, लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग का फर्स्ट डबल टाइटल होल्डर कोई और नहीं बल्कि लांस आर्चर होंगे, क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग में लांस आर्चर ही एक सुपरस्टार है जो कि एक टाइम में डबल चैंपियन बनने के लायक है। लेकिन गाइज लांस आर्चर इतनी जल्दी तो कोई भी चैंपियन नहीं बनने वाले, क्योंकि गाइज ये बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन है जिसे ऑल एलीट रेसलिंग फ्यूचर के लिए बचा सकती है। पर गाइज अगला सवाल अश्विनी शर्मा पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि ब्रॉडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कौन हराएगा। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडी अभी तो TNT हेवीवेट चैंपियन बने हैं, तो गाइज हमें ब्रॉडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन गाइज फिर भी आप मुझसे पूछते हो, तो गाइज मुझे लगता है कि गाइज जो सुपरस्टार ब्रॉडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराएगा वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ब्रॉडी के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर एरिक रोवेन हो सकते हैं। और हमें शायद ऑल एलीट रेसलिंग में एरिक रोवेन का शॉकिंग डेब्यू देखने को मिल सकता है, जहां पर वो शायद ब्रॉडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा दे। लेकिन गाइज ये सिर्फ मुझे लगता है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। पर गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गाइज पॉसिबली आपको कल हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स की स्पेशल अनाउंसमेंट जानने को मिल सकती है। और गाइज मैं पॉसिबली कह रहा हूँ क्योंकि गाइज मुझे नहीं पता कि कल अनाउंसमेंट की वीडियो आ सकती है या नहीं, लेकिन गाइज मैं डेफिनेटली कल आपको अनाउंसमेंट की वीडियो देने की ट्राई करने वाला हूँ। और गाइज अगर कल अनाउंसमेंट की वीडियो आती है तो गाइज आपको कल अनाउंसमेंट की वीडियो सुबह देखने को मिलने वाली है, और वो भी 11-12 बजे के आसपास। पर गाइज अगला सवाल टेट्सुया नाइटो पूछते हैं और गाइज मुझे लगता है कि टेट्सुया नाइटो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर टेट्सुया नाइटो जानना चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के फेस सुपरस्टार कौन होने वाले हैं। तो गाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग किसी एक सुपरस्टार के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाली है जैसे कि WWE रहती है और किसी एक ही सुपरस्टार को अपनी कंपनी का फेस बनाती है। इसलिए गाइज मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी को एक फेस नहीं बल्कि बहुत
सारे फेसेस मिल सकते हैं, जैसे कि सिंगल्स डिवीजन में कोडी, केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली, और टैग टीम डिवीजन में यंग बक्स और सैंटेना और ओर्टिज। और विमेंस डिवीजन के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले 5 सालों में ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन का फेस कौन होगा, लेकिन गाइज मुझे लगता है कि यही वो सुपरस्टार होने वाले हैं जो कि आने वाले 5 सालों में ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पर गाइज अगला सवाल सरप्राइजिंगली सलीम मुस्तफा एक बार फिर से पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि ऑल आउट 2020 की लोकेशन क्या होने वाली है, शिकागो या फिर डेलीज प्लेस। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल आउट 2020 पेपर की लोकेशन शिकागो नहीं बल्कि डेलीज प्लेस ही होने वाली है, क्योंकि इस पैंडेमिक की वजह से ऑल एलीट रेसलिंग शिकागो में जाकर अपना पेपर नहीं कर सकते। पर गाइज अगला सवाल जय थोरिया पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि मेरे टॉप 5 रेसलर्स कौन है। तो गाइज यहाँ पर मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से मेरे ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रेसलर्स बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर नंबर 5 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 4 पर आते हैं कोडी, नंबर 3 पर आते हैं क्रिस जेरिको, नंबर 2 पर आते हैं जॉन मॉक्सली और गाइज नंबर 1 पर आते हैं एमजेएफ। और यही मेरी करंटली ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रेसलर्स की लिस्ट है। पर अगला सवाल हार्ट अटैक पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी ऑरेंज कैसिडी ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे या नहीं। तो गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑरेंज कैसिडी ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं, पर गाइज इसमें टाइम लगेगा। लेकिन गाइज हमें पॉसिबली ऑरेंज कैसिडी की ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने की स्टोरी कुछ कॉफी किंगस्टन जैसे ही देखने को मिल सकती है कि गाइज एक अंडरडॉग से निकलकर आगे चलकर ऑरेंज कैसिडी एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे। और गाइज अगर ऐसा होता है तो गाइज मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन गाइज अगला सवाल हैंगमैन वैस पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि अगर जॉन मॉक्सली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हार गए तो क्या वो टीएनटी हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं या नहीं। और अब कोडी टीएनटी हेवीवेट चैंपियनशिप हार चुके हैं तो क्या आप वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं या नहीं। तो गाइज मुझे नहीं पता कि जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने वाले हैं या नहीं, लेकिन तब भी अगर जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हार गए तो गाइज हमें जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग में टीएनटी हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नहीं बल्कि उनके टफेस्ट चैलेंज को फेस करने के लिए जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज जहां तक बात है कोडी की, तो गाइज यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोडी ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि गाइज आपको शायद पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज कोडी ने क्रिस जेरिको के खिलाफ ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल करते हुए कहा था कि अगर कोडी क्रिस जेरिको के खिलाफ ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए तो कोडी दोबारा से कभी भी क्रिस जेरिको के ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन गाइज अगला सवाल रेसलिंग एईडब्ल्यू पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि लुचा ब्रोस ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस कब बनेंगे। तो गाइज मुझे लगता है कि लुचा ब्रोस ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर लुचा ब्रोस को ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर लुचा ब्रोस की इंग्लिश अभी भी उतनी पक्की नहीं है जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग लुचा ब्रोस को टैग टीम चैंपियंस बना देंगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि लुचा ब्रोस की इंग्लिश ठीक होने तक लुचा ब्रोस ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस नहीं बन सकते। पर क्या पता हमें लुचा ब्रोस के साथ कोई मैनेजर देखने को मिले जिसके बाद लुचा ब्रोस ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस भी बन जाए। पर लुचा ब्रोस को टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए तो टाइम लगने वाला है। पर गाइज अगला सवाल फन फैक्ट पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग का डबल और नथिंग पेपर-व्यू कभी रेसलमेनिया पेपर-व्यू का मुकाबला कर पाएगा या नहीं। तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग का डबल और नथिंग पेपर-व्यू ऑल एलीट रेसलिंग का सबसे बड़ा पेपर-व्यू तो है, लेकिन गाइज अगर हम ऑल एलीट रेसलिंग के बाकी पेपर-व्यूज को भी देखें तो गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के सभी पेपर-व्यूज एक से बढ़कर एक होते हैं, वैसा कि हमें यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई का सिर्फ एक ही बड़ा पेपर-व्यू है जो कि है रेसलमेनिया, जिससे कि ये कहना तो मुश्किल है कि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग का कौन सा पेपर-व्यू रेसलमेनिया से मुकाबला कर सकता है। लेकिन गाइज मुझे लगता है कि एक दिन डेफिनेटली ऑल एलीट रेसलिंग का डबल और नथिंग पेपर-व्यू रेसलमेनिया से मुकाबला कर सकता है और उनके पास इतना बड़ा पेपर-व्यू करने के लिए उनका खुद का अरीना भी है। पर गाइज अगला सवाल एमजेएफ बेटर देन यू पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि केनी ओमेगा को क्लीनर क्यों कहा जाता है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि केनी ओमेगा का गिमिक कुछ ऐसा है कि वो रेसलर्स ने फैलाया हुआ कचरा साफ करते हैं, जिससे कि केनी ओमेगा रेसलर्स को ही कचरा कहते हैं और उसे साफ करते हैं, जिस वजह से केनी ओमेगा को क्लीनर कहते हैं। पर गाइज हमारे आखिरी सवालों में से पहला सवाल बायोलॉजिकल फैक्ट्स पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि एईडब्ल्यू अपनी एंट्रेंस स्क्रीन और बैरिकेड्स कब इंप्रूव करेंगे। क्या 4 हॉर्समैन फैक्शन में एडम हैंगमैन पे जा सकते हैं या नहीं, और क्या एडम कोल एईडब्ल्यू में आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि 4 अगस्त को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज अगर ऑल एलीट रेसलिंग चाहे तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग नेक्स्ट शो से ही अपने बैरिकेड्स और अपने एंट्रेंस स्क्रीन सुधार सकती है, क्योंकि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग एक ओल्ड स्कूल रेसलिंग शो की तरह दिखना चाहती है, जिससे कि उनका रेसलिंग शो एक एक्चुअल रेसलिंग शो देखने को मिले। इसलिए ऑल एलीट रेसलिंग अपने एंट्रेंस स्क्रीन और अपने बैरिकेड्स इंप्रूव नहीं कर रही। और जहां तक बात है एडम हैंगमैन पेज के 4 हॉर्समैन ज्वाइन करने की, तो गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि 4 हॉर्समैन फैक्शन की स्टोरी लाइन अभी भी होल्ड पर है और इतनी जल्दी तो ऑल एलीट रेसलिंग में 4 हॉर्समैन नहीं बनने वाली। और एडम कोल के एईडब्ल्यू में आने के ऊपर मैं आपको कहना चाहूंगा कि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई एडम कोल को उनकी फ्यूचर के बहुत ही बड़े सुपरस्टार के तौर पर देखती है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एडम कोल को अपने यहाँ से जाने देने वाली है और पॉसिबली एडम कोल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रिसाइन कर सकते हैं। लेकिन गाइज हमारा आज का फाइनल सवाल विश्वजीत सिंह चंपावत पूछते
हैं और गाइस ये जानना चाहते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार जैसे कोडी और यंग बक्स वीक बाय वीक एक से बढ़कर एक मैच देने के लिए अपनी बॉडीज को ऑन द लाइन रखते हैं, तो क्या ये ऑल एलीट रेसलिंग के कंपनी की लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए ठीक है या नहीं? तो गाइस आपका सवाल तो सही है कि ये रेसलर वीक बाय वीक अपनी बॉडी को ऑन द लाइन रखते हैं और हमें एक से बढ़कर एक मैच देते हैं, तो गाइस इनका फ्यूचर सही होगा या नहीं? तो गाइस मुझे लगता है कि आज अगर ऑल एलीट रेसलिंग अपने रेसलिंग के ऊपर फोकस करती है तो ही गाइस आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। इसलिए गाइस मुझे लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार हाल फिलहाल में उनकी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, उनकी बॉडी या फिर उनके बॉडी की फ्यूचर के बारे में नहीं। और गाइस अगर आज ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स इतने बढ़िया मैचेस नहीं देते तो गाइस आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी का ही फ्यूचर खतरे में आ सकता है। इसलिए गाइस मुझे लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स को आज ही उनका बेस्ट देना चाहिए जो उनको उनके फ्यूचर में इफेक्ट कर सकता है। लेकिन गाइस अगर आज ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स उनका बेस्ट नहीं देते तो गाइस शायद आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी ही ना बचे। इसलिए गाइस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सुपरस्टार रेसल कर पाए या नहीं, लेकिन गाइस फिर भी ये सुपरस्टार अपनी कंपनी को अपना बेस्ट देना चाहते हैं जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी का फ्यूचर ब्राइट रहे। और गाइस हमारे आज के Q&A वीडियो में इतने ही सवाल आए थे, पर गाइस फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा कि पॉसिबली कल हमारे चैनल पर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। लेकिन गाइस आज इस वीडियो में इतना ही और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?